हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी साइंस। दोस्तों इससे पहले तो चैप्टर तीसरा है। चैप्टर दूसरा दोस्तों प्राणियों में पोषण। ये चैप्टर दूसरा प्राणियों में पोषण, ये गलती से दोस्तों मेरे डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है, उस पर अपलोड हो गया है। तो उस पर जाकर देख लेना कि मेरे वो चैनल है DCAS.शंकर के नाम से है। तो उस पर जाकर आप देख लेना। तो डेली करंट अफेयर क्लास उस पर गलती से अपलोड हो गया चैप्टर 2। उसमें प्राणियों में पोषण वो चैप्टर 2 है। एक पादपों में पोषण इसमें चैप्टर 2 तो अपलोड है, सॉरी चैप्टर 1, और प्राणियों में पोषण चैप्टर 2 अपलोड करंट अफेयर के डेली क्लास में अपलोड हो गया, उस पर जाकर देखिए। आइए बात करते हैं चैप्टर 3 के बारे में। इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में कि रेसों से वस्त्र तक, ये चैप्टर 3 है कि साइंस की कक्षा बोला कि कक्षा छठी में आपने पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों या फाइबरों के बारे में पढ़ा था। तो आपने यह भी पढ़ा था कि उन और रेशों के रेशे प्राप्त जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को क्या कहते हैं दोस्तों? जांतव रेशे कहते हैं। इसको याद रखना कि आपने पादपों पौधे से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों फाइबरों के बारे में पढ़ा है कि पढ़ा था। ऊन रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते। ऊन और रेशम क्या होते हैं दोस्तों? जंतुओं से प्राप्त होते। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। जो ऊन या रेशम प्राप्त होते हैं उसे जांतव रेशे कहते हैं। तो ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक वाले से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून रेशम से प्राप्त होते हैं कि रेशम जैसी रेशम के कीट से प्राप्त होते हैं दोस्तों। आपने कि आगे देखेंगे कि रेशम कीट आपने कक्षा छठी की भी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा हमने कि रेशम कीट से रेशम प्राप्त होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भेड़ की शरीर के किस भाग से फाइबर प्राप्त मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है? रेशम तो जिसमें साड़ियाँ बुनी जाती हैं। तो इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आइए जांतव रेशे या ऊन और रेशम की ऊन सबसे पहले जानते हैं 3.1 ऊन के बारे में। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। तो ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर वाले से ढके होते हैं। देखिए दोस्तों 3.1 में दिखाया गया कि घने बाल वाली भेड़िया को देखो कि इसके शरीर किस तरह से ऊन से ढके होते हैं। तो ये दिखाए गए कि बोला गया कि ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं शरीर बालों से ढके होते हैं। 3.1 में दिखाया गया। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? कि आप जानते हैं कि इन जंतुओं के बालों की मोटी परत क्यों होती है दोस्तों? कि आखिर इन भेड़ों के शरीर पर मोटी परत उनकी क्यों होती है? इसके बारे में आप जानते हैं कि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। बालों के बीच अधिक मात्रा वायु आसानी से भर जाती है और वायु उष्मा की कुचालक होते हैं। कि वायु क्या होते हैं दोस्तों? उष्मा की कुचालक होते हैं। उष्मा को बाहर जाने नहीं देते। कि क्या करते हैं कि दोस्तों बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाते हैं। और वायु क्या होते हैं दोस्तों? उष्मा कुचालक होता है। वायु से उष्मा आर पार नहीं जा सकते। जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे कि अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं कि ऊन इन रेशेदार रेशों से प्राप्त की जाती है। कि बाल उन जंतुओं को गर्म रखते हैं तथा ऊन इन रेशेदार रेशों से प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप 3.1 देखते हैं कि क्रियाकलाप 3.1 अपने शरीर या बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? तो कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम होते हैं? कि हमारी ही तरह भेड़ की रेशेदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। कि हमारी तरह के भेड़ की रेशेदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। कि दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल की होते कि हमारी तरह भेड़ की रेशेदार त्वचा पर 2 प्रकार के बाल होते हैं। कि जैसे दोस्तों दाढ़ी रूप में बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। कि तंतु रूपी बाल ऊन या कार्टिन ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। कि तंतु रूपी बाल ऊन या कार्टित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों के कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। कि भेड़ों के कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसे भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। वो तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए कि जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करते हैं। कि क्या कहते हैं? तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं कि जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करते हैं करने के लिए उनको चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। कि यह वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु तो हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। जैसे 3.1 में दिखाया गया है कि इसमें देखिए दोस्तों किस तरह भेड़ ऊन की तरह ढके हुए हैं। पूरा शरीर इस तरह ढके हुए इसमें दिखाया गया है। कि यद्यपि भेड़ों की ऊन की
ऊन ही उनका एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में समान रूप से उपलब्ध उन भेड़ की ऊन ही होती है। कि चित्र 3.1 में या कि ऊन तिब्बत या लद्दाख में प्रचलित है। 3.2 हाँ दोस्तों, कि याक भी दिखाया गया कि तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, ठंडा इलाका में सबसे ज़्यादा कि शरीर को होता है कि वो गर्म रखे या गर्मी प्रदान करे, इसके लिए तो ऊन से ढक जाते हैं उसके शरीर, जैसे याक या भेड़िया ये लद्दाख और ये ठंडे प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये रहते हैं। कि बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है, कि बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, कि अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कि अंगोरा की आपको पूछा जाएगा कुछ एग्जाम में कि अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से ही प्राप्त किए जाते हैं, जो जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र में 3.3 और 3.4 में देखिए दोस्तों, यहाँ बकरी को अंगोरा बकरी को दिखाया गया 3.3 और 3.4 में ये दिखाया गया है कि किस तरह इसके ऊन से ढके हुए इसके शरीर, इसके बाद ये बर्फीली इलाके या ठंडे प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रदान करती, क्योंकि इसके शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं और वायु उष्मा का कुचालक होता है, जो उसमें उसके बाल में वायु भर जाते हैं, उसको बाहर निकलने नहीं देते हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल या फर होते हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा में क्या होते हैं, निकट मुलायम बाल होते हैं, फर होते हैं, इनसे बेहतरीन सॉल बनाए जाते हैं दोस्तों, इनसे बेहतरीन सॉल बनाए जाते हैं। जो कश्मीरी बकरी होते हैं कि वो त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, फर होते हैं और इनसे बेहतरीन सॉल बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना सॉल कहते हैं, कश्मीरी बकरी से जो सॉल बनाए जाते हैं उसे पश्मीना सॉल कहते हैं। कि ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ऊँट के शरीर के बालों का भी उपयोग उनके शरीर, चित्र 3.5 में दिखाए गए हैं दोस्तों, जो चित्र ऊँट के बालों को कैसे कि इसका भी उनके रूप में उपयोग किया जाए 3.5 में दिखाए गए। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लंबा और एल्फेपेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। कि एल्पेका दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा, एक होता है लामा और होता है एल्पेका, से भी ऊन प्राप्त की जाती है। जैसे चित्र 3.6 और चित्र 3.7 में दिखाया गया कि लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। ये भी जानवर है कि दक्षिण अमेरिका में दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, दक्षिण अमेरिका में भी ऐसे लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाते हैं। कि क्रियाकलाप 3.2, तो उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। बोलते क्रियाकलाप 3.2, उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का ऊन के रूप में किया जाता है। कि बोलते उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए उनके बालों का ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप या पुस्तिका में चिपकाएं। बोलता है कि उनको स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाएं। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाएँ तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भी भेड़, बकरी, ऊँट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.3, भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए और मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं और जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्राप्त करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतु के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। कि बोला गया दोस्तों कि भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए, कि मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ से जंतु पाए जाते हैं और उनसे ऊन प्राप्त कीजिए। कहाँ विश्व, भारत में कहाँ ऊन, जैसे दोस्तों इंडिया में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो होते हैं कि वहाँ भेड़, बकरी या गाय, उनके शरीर पर जो ऊन पाए जाते हैं। और उसमें बोलते हैं कि पूरा जैसे दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील में लांबा और दिया गया है कि लांबा और कि एल्पेका में भी। तो बोलता है कि वर्ल्ड विश्व की मानचित्र और अपने देश की मानचित्र पर चिन्हित करने के लिए। रेशों से ऊन तक, जानते हैं कि रेशों से ऊन तक ऊन प्राप्त करने के लिए कई भेड़ों को पाला जाता है। कि उन बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करने ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। कि भेड़ शाकाहारी होती हैं और वह घास और पत्तियां पसंद करती हैं। तो भेड़ पालन या पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली या बीज में तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ, बीज से जो तेल निकालने के बाद जो बचा पदार्थ है वो भी खाते हैं दोस्तों, जिसे खली कहते हैं। तो खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को चराने के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां या अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। कि हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं कि जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाले ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि होती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए कि उसके बालों को काट लिया जाता है। कि जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी
घनी वृद्धि हो जाती है तो उन्हें ऊन प्राप्त करने के लिए उन बालों को काट लिया जाता है। कि रेशों को ऊन में संसाधित करना, रेशों को कैसे ऊन में तो स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त या उत्पाद होती है, जिनमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। जैसे चरण 1, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। ये चित्र 3.8 ए में दिखाया गया है। चित्र 3.8 में ए में आगे दिया गया दोस्तों। ए में देखिए दोस्तों भेड़ की ऊन कैसे उतारा जाता है, ये चित्र 3.8 में दिखाया गया है। और बी में देखिए दोस्तों टोक्यो में अभिमार्जन किया जाता है, और सी में देखिए मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जाता है, और डी में ऊन का धागा बनाया जाता है। किस तरह ये दिखाया गया है। आइए आगे बात करते हैं कि चरण 1, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। तो चित्र 3.8 ए में दिखाया गया ये प्रक्रिया उनकी कताई कहलाते हैं। उनकी कताई कहलाते हैं जो भेड़ के बालों को त्वचा की परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, उसको उनकी कताई कहलाता है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के, जैसे नाई द्वारा जैसे बाल काटा जाता है उसी तरह काटते हैं। आइए नस्ल का नाम जानते हैं कि सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें हैं कि नस्ल का नाम जानते हैं। जैसे लोही अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है, राजस्थान पंजाब में पाई जाती है। जैसे रामपुर भूसा या जैसे भूरी ऊन होती है जो उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली या नली या गलीचे की ऊन होता है राजस्थान हरियाणा पंजाब में पाई जाती है। जो बखर बाल ऊनी सोलों के लिए जम्मू और कश्मीर में। कि मारवाड़ी या मोटी रुक्ष ऊन जैसे गुजरात में। मारवाड़ी या मोटी रुक्ष ऊन कहाँ पाई जाती है? गुजरात में दोस्तों। पाटनवाड़ी या होजरी के लिए गुजरात में। उनकी गुणवत्ता दी गई है और किस राज्य में पाई जाती है और नस्ल का नाम दी गई है। ये याद रखें दोस्तों, ये एग्जाम में आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, या आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कि आइए आगे पढ़ते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जब कोई उनके बालों को खींचता है तो वो दर्द होता है, परंतु जब वो बाल काटता है तो तब दर्द नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इसके बारे में। कि प्रयोग की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। हाँ दोस्तों, तो ठंड मौसम में काटेगा तो बहुत ठंड लगेगा, ठंड से मर भी जाएगा। इसलिए ठंड मौसम में नहीं काटा जाता है, क्योंकि बाल उसके शरीर पर रहते हैं तो उसको गर्मी प्रदान करते हैं, क्योंकि उसके बालों में वायु भर जाते हैं। जो वायु क्या होता है दोस्तों? गर्मी की उष्मा का कुचालक होते हैं। सुचालक नहीं, कुचालक, उष्मा को आर पार नहीं जाने देते, ताकि भेड़ बालों को सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सकते हैं। भेड़ बालों की सुरक्षात्मक न रहने पर भी वो जीवित रह सकते हैं। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं तथा इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके उनका धागा बनाया जाता है। तो ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? त्वचा के सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांश मृत कोशिका से बनी होती है। जो ऊपरी वाली त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत होती है अधिकांश क्या होती है दोस्तों? मृत कोशिका से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं, जैसे कि आपके उग जाते हैं, जैसे भी आपकी दाढ़ी काटते हैं दाढ़ी उग जाते हैं। चरण त्वचा सहित उतारे गए बालों को टोकरियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। कि त्वचा सहित कि उतारे गए बालों को टोकरी में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी भेड़ों को उनके रेशों को संशोधित करने की विभिन्न चरण ये दिया गया है कि किस तरह के। ये देखिए अब हमें देख लिया। आइए बात करते हैं आगे कि व्यवसाय के संकट। उन उद्योगों हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के जीवनों को उपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। कि हाँ दोस्तों, हमारे देश में कि उन अनेक व्यक्तियों को कि जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वाले का कार्य जोखिम भरा होता है। छटाई करने वाला जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित। हाँ दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कभी होता है कि भेड़ से जब भी भेड़ या बकरी से ऊन जब भी काटे जाते हैं, क्योंकि कभी होता है कि एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है एंथ्रेक्स नामक जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो भेड़ बकरी से जब भी बाल काटे जाते हैं तो ऊन काटे जाते हैं तो उसे संक्रमित नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक होता है, जो जिसे शोषक रोग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? शोषक रोग कहते हैं। इसको याद रखना दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। शोषक रोग कहते हैं कि एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से फैलते हैं। एंथ्रेक्स जो भेड़ बकरी या याक से ठंडे प्रदेश में उसे ऊन काटे जाते हैं तो उसे ये संक्रमित होते हैं। तो किसी भी ऊन में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यवसाय संकट कहलाता है। ऐसे कारीगरों द्वारा ये व्यवसाय संकट है। चिकनाई या धूल या गर्द निकाले जाते हैं। यह प्रक्रम अभिमार्जक कहलाते हैं। कि हाँ दोस्तों, जो होता है कि उसके धूलकण जो ऊन होते हैं उसके धूलकण या गर्द निकल जाते हैं, यह अभिमार्जक कहलाता है। कि जैसे अभिमार्जक इसमें देखिए दोस्तों, ये मशीनों द्वारा अभिमार्जक कैसे किया जाता है कि धूलकण इसे निकल जाता है, उसे अभिमार्जक कहलाता है। आजकल अभिमार्जक मशीनों द्वारा किया जाता है। आजकल क्या होता है? अभी मशीनों द्वारा किया जाता है। जैसे 3.8 बी में बीओसी में हमने देख लिया कि अब चरण 3 देखते हैं। चरण 3 अभिमार्जक के बाद छटाई की जाती है। अभिमार्जक के बाद क्या छटाई की जाती है? चरण 3 में देख लिया कि रोमिल अथवा
रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है कि अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है और रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। चरण फोड़ देते हैं। बालों में से छोटे-छोटे कोमल या फूले हुए रेशों को भी छांट लिया जाता है, जो वर्ग कहलाते हैं। जो छोटे-छोटे कोमल या फूले हुए रेशों को भी छांट लिया, जिसे वर्ग कहलाता है। ये वही वर्ग होते हैं जो कभी-कभी आपके स्वेटर पर भी एकत्रित हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, कभी-कभी देखना कि ज़्यादातर आप लोग स्वेटर पहन कर सो जाते हैं तो वो छोटे-छोटे वर्ग निकल आते हैं कि ज़्यादातर। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जक करके उन्हें सुखाया जाता है तथा इस प्रकार प्राप्त उत्पादन की धागों के रूप में या काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। कि चरण 5 देखते हैं कि रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। रेशों को क्या कहते हैं, विभिन्न रंगों में रंगाई कहते हैं, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की समान ऊन काली या भूरी अथवा सफ़ेद होती है, काली भूरी रंग सफ़ेद होती है। चरण 6 कि अब रेशों की सीधा करके सुलझाया जाता है, कि सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागे बनाए जाता है। जैसे चित्र 3.8 डी में हमने देख लिया कि लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों के ऊन के रूप में अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर उन्हें वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं कि आगे हैं कि क्या बोला कि भारत में रेशम उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्यमों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होते हैं। कि रेशम कीट के पालन या कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकांशतः महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में सबसे पहले स्थान है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेशम उत्पादन में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पे है, तो चीन सबसे पहले स्थान पे। भारत की प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गणना की जाती है। भारत को भी दोस्तों रेशम उत्पादन के रूप में गणना की जाती है। सबसे पहले तो भारत ही था, बाद में चीन पहले नंबर पे आ गया रेशम उत्पादन। बूझो यहाँ जानने को उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते हैं जितना ऊनी स्वेटर। ये जानना चाहती है कि सूती कपड़े क्यों नहीं गर्म, क्योंकि और गर्म रख पाते, सूती कपड़े क्यों ना ठंड में गर्म रख पाते, जैसे ऊनी वस्त्र ज़्यादा गर्म रखते हैं। कि क्रियाकलाप 3.4 में आइए देखते हैं कि अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों की पालना या फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। तो आइए आगे बात करते हैं रेशम 3.2 रेशम के बारे में पढ़ते हैं कि रेशम या सिल्क के रेशे भी जीवांत रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाने और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना या रेशम कीट पालन या सेरीकल्चरल कहलाता है। जो रेशम कीट को पालना दोस्तों क्या कहलाता है, सेरीकल्चरल कहलाता है। कि ये आपके एग्जाम पूछा जा सकता है परीक्षा में कि रेशम कीट को पालना सेरीकल्चरल कहलाता है। तो अपनी माता जी या चाचा जी या दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। तो इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। रेशम कीट का जीवन चक्र, मादा रेशम कीट अंडे देती है और जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाता है। कि मादा रेशम कीट अंडे देती है तो जिनसे लार्वा या निकलते हैं, जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाता है। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं तो वो पुपा या कोशित कहलाता है। कि दोस्तों जब भी होता है कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो वो पुपा या कोकी कहलाता है। कि वो क्या करते हैं दोस्तों, जो कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट जो होते हैं लार्वा से निकलते हैं, कि जो आकार में वृद्धि करते हैं तो कैटरपिलर अपने जीवन चक्र अगली अवस्था में वो प्रवेश करते हैं। कि वो क्या करते हैं कि दोस्तों वो अंडे से बाहर निकल जाते हैं तो अपनी अवस्था में प्रवेश करने के लिए प्यूपा कोशित कहलाते हैं। आइए आगे बात करते हैं जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। ये जाल उनसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। तो रेशम कीट क्या करते हैं दोस्तों कि अपने आसपास में एक जाल बुन लेते हैं, तो एक सुरक्षा कवच उसको प्रदान करते हैं कि अपने स्थान पर बने सहायता, अपने जाल अपने स्थान से बने रहने की सहायता करता है। कि फिर वो अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। कि वो क्या करते हैं दोस्तों, तो जो 8 है ना, अंग्रेजी 8 संख्या जो 8 उसकी अपनी एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। और सिरे की गति के समय वो कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना होता है। जो कैटरपिलर जो होते हैं पतले तार के रूप में क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रोटीन से बना होता है। आपसे पूछा जा सकता है ये प्रोटीन से बना होता है, जो कैटरपिलर के पतले तार के रूप में होते से बना होता है। एक पौधा स्रावित करता है जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है। कि कैटरपिलर क्या है तो स्वयं को पूरी तरह से रेशम के सिरों से ढक लेता है। तो यह आवरण कोकून कहलाता है। कि क्या कहते हैं कोकून क्या कहलाता है दोस्तों कि जल्दी से कैटरपिलर स्वयं को क्या कहते हैं पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है। तो वो आवरण क्या कहते हैं कोकून कहलाता है। आपसे कोकून क्या कहलाता है उसके बारे में कि क्या कहते हैं, जल्दी से कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशों से ढक लेता है, कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। कीट का विकास क्या होता है कि इसके आगे का विकास क्या होता है कि कोकून के भीतर होता है। कीट का जो विकास होता है कोकून के भीतर होता है। जैसे चित्र 3.9 में देखिए दोस्तों, चित्र 3.9 में देखिए दोस्तों आपको अच्छी तरह से दिखाए गए हैं कि किस तरह रेशम के कीट का जीवन चक्र आपको दिखाया गया है। कि सबसे पहले कि कोकून में विकासशील कीट देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये कोकून में कैसे विकासशील कीट होते हैं। सबसे पहले ये में दिखाया गया है दोस्तों कि सबसे पहले सी में देखिए दोस्तों कि
ए और एफ से रेशम कीट का जीवन चक्र दिखाया गया कि ए में सबसे पहले नर, देखिए नर रेशम कीट को वयस्क रेशम कीट का मादा रेशम कीट किस तरह होता है। तो इस तरह के, और आगे देखिए सी में दिखाया गया कि शहतूत की पत्ती पर अंडे देते हैं। ये शहतूत की पत्ती पर क्या करते हैं रेशम कीट दोस्तों, इसको याद रखना कि आपको पूछा जाएगा परीक्षा में कि शहतूत के पत्ती पर अंडे देते वो कौन होते हैं, उस कौन से कीट होते हैं, वो रेशम के कीट होते हैं दोस्तों, वो शहतूत के पत्ते पर वो देते हैं। जैसे रेशम के कीट देखिए दोस्तों कैसे होते हैं कि रेशम के ये कीट ये होते हैं इसी से। तो रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होते हैं। जैसे कोकून देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको कोकून देखिए, ये कैसे किस स्थिति में होते हैं कोकून ऐसे, और कोकून में विकासशील कीट देखिए किस तरह होते हैं, इसके अंदर ये कोकून के अंदर विकासशील कीट ये इस तरह से ये विकसित होते हैं, इसके ये कोकून के अंदर ये किस तरह विकसित, रेशम कीट का ये जीवन चक्र दिखाया गया। आइए आगे बात करते हैं कि रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है, कि रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। कि रेशम के कीट अनेक किस्म के होते हैं, रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन अर्थात रूपछाद या कीटनाहट या चमक आदि से भिन्न होता है। अतः या टसर रेशम या मूंगा रेशम या कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे जाते हैं, कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। सबसे सामान्य रेशम कीट क्या होता है दोस्तों, शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर या मृदु चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जाता है। कि रेशम कीट या पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। कि भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। कि क्या कहते हैं, भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम उत्पादन करता है। क्रियाकलाप 3.5 विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्तुओं से टुकड़े एकत्रित कीजिए, तो उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाएं और आपको यह दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की डेयरी में मिल सकते हैं। कि अपनी माताजी या चाचा जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम या टसर रेशम या एरी रेशम या मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन या बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशम से निर्मित होते हैं। कि उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम से प्रदान करते हैं। ये क्रियाकलाप 3.6 किसी कृत्रिम या संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय गंध में कोई अंतर महसूस हुआ है, तो आप सावधानी से उनके धागों को जलाइए। और इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है कि अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप अब बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? कि यह जानने के लिए रेशम कीट की जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है। क्रियाकलाप 3.7 में करने का प्रयास कीजिए कि क्रियाकलाप 3.7 चित्र 3.9 की फोटो या प्रतिलिपि लीजिए या रेशम कीट के जीवन चक्र को विभिन्न अवस्था में के चित्र की काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्था से सही क्रम में लगाइए या प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेता है वह विजेता होगा। कि आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं और इसे अपने स्केप या पुस्तिका में भी लिखिए। कि बोलता है कि लिखने के लिए ये मादा रेशम के कीट उनके अंडे दिखाए गए हैं कि किस दिखाया गया। ए में बी में दिखाया शहतूत के वृक्ष दिखाया गया। दोस्तों के शहतूत के वृक्ष बी में कैसे दिखाया गया। रेशम कीट का पालन कैसे किया जाता है, शहतूत के वृक्ष पर किया जाता है। बी में ये शहतूत का वृक्ष है। और सी में दिखाया गया दोस्तों किस तरह देखिए कि शहतूत के पत्तियों पर खाते हुए लार्वा या कैटरपिलर रेशम कृत्रिम। और डी में दिखाया गया कोकून किस तरह ये कोकून ये अंडे के रूप में होते हैं। कोकून किस तरह ये दिखाई देते हैं कि शहतूत की पत्तियां इस तरह होती है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं कि कोकून से रेशम तक रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पाला जाता है कि और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। कि रेशम के कीट पालन या कोई मादा रेशम कीट एक बार सैकड़ों अंडे देते हैं। कोई मादा रेशम कीट एक बार सैकड़ों, जैसे 3.10 में 3.10 ए में दिखाया गया कि अंडों का सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम के कीट पालकों को बेचा जाता है। कि रेशम के कीट के पालकों से बेचा जाता है कि ये पालक किसानों अंडों की स्वास्थ्यकर स्थितियों के उचित ताप या आर्द्रता के अनुकूलित स्थितियों में रखते हैं। अंडों के उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आते हैं। कि अंडों में से लार्वा निकल आती है, उचित ताप उसको गर्म या उपयुक्त ताप उसको रखा जाता है। कि यह तब तक किया जाता है जब तक शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। ये तब तक किया जाता है जब तक शहतूत पर नई पत्तियां नहीं आ जाए। तो चित्र 3.10 बी में दिखाया गया है कि दोस्तों कि शहतूत के पत्तियों कि किस तरह वृक्ष शहतूत के पत्तियों वृक्ष नहीं आ जाए। कि लार्वा या कैटरपिलर अथवा रेशम की कीट कहलाती है दिन रात खाते रहते हैं और ओमाप साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। ओमाप जिसे चित्र 3.10 सी में दिखाया गया है कि दोस्तों जैसे किस तरह ये खाते रहती दिखाई गए। सब सी में शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा कैटरपिलर दिखाई गए। कीटों की शहतूत की ताजी कटी या पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। ये ताजी कीटों को पत्तियों की खास बांस के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है जिसे 25 या 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले जानते हैं रेशम की खोज देखते हैं कि रेशम की खोज यथार्थ समय संभवतः ज्ञात है। ये प्राचीन चीनी
किम किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्य साम्राज्य की सी लुंग सी से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों की क्षतिग्रस्त होने की कारण पता लगाने के लिए कहा था। सम्राटों ने पाया कि सफेद कृत्रिम शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे और उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे और सहयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया और रेशम उद्योग चीन में से आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी परहेजदारी में गुप्त रखा गया और बाद में यात्रियों और व्यवसायियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया जिस मार्गों से उन्होंने यात्रा की थी और उन्हें आज भी सिल्क रूट कहते हैं। हाँ दोस्तों, जिन उन मार्गों को सिल्क रूट आपने देखा होंगे, पहले प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा सिल्क रूट कहाँ से कहाँ से पड़े, हमारे सिल्क रूट से भी इंडिया आ सकते हैं कि उस ट्रेड होता था पहले सिल्क रूट से दोस्तों। उस रूट से अब इतिहास में ये पढ़ेंगे दोस्तों, आगे जब हम लोग इतिहास भी पढ़ेंगे तो NCERT तो इतिहास में पढ़ेंगे, सिल्क रूट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इस बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है सिल्क रूट से चलते कि पहले व्यापार और यात्रियों रेशम के अन्य देशों से परिचित किया जाता है मार्ग उन्होंने यात्रा की थी, आज उसे सिल्क रूट कहते हैं। कि कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं, कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। ये चीज 3.10 डी में दिखाया गया है दोस्तों, ये देखिए ये डी में दिखाया गया है कोकून किस तरह। ये इसके लिए ट्रे या छोटे रेक या टहनियाँ रखी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं और कैटरपिलर अथवा रेशम के कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होते हैं। जिसके भीतर क्या होता है, प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में भी उबाला जाता है या भाप में भी रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम की फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में भी उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में फाइबर अथवा रेशों से निकाली जाती है। फिर रेशम के फाइबरों की कटाई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। तो पहले जानना चाहते हैं कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागों की कटाई या बुनाई एक ही प्रकार से की जाती है। कि दोस्तों आपने पढ़ लिया है इन शब्दों के बारे में, एक बार दोबारा वीडियो को देखना, इन शब्दों के बारे में आप अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। कोकून, अभिमार्जक, रेशम कीट, कृत्रिम ऊन, रेशम कीट, कैटरपिलर, रीलिंग, उनकी कटाई संसाधन के बारे में। आइए आपने क्या सीखा इनके बारे में। रेशम कीटों से प्राप्त तथा ऊन भेड़ बकरी याक से प्राप्त की जाती है अतः रेशम और ऊन जानवर रेशे हैं। ऊँट लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों के ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है कि भेड़ के शरीर से बालों को उतारने से पहले अपमार्जक या छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम की कीट रेशम के रेशों की कटाई करके कोकून बनाते हैं और रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। रेशम फाइबर क्या होता है, तो प्रोटीन से बने होते हैं। कोकून से रेशम के रेशों को निकालकर उनका संसाधन किया जाता है। इस प्रकार को रीलिंग कहते हैं। कि कोकून से रेशम के रेशों से निकालकर क्या कहते हैं दोस्तों, कोकून से रेशम के रेशों से निकालकर कोकून से रेशम के रेशों से निकालकर उनका संसाधन किया जाता है। इस प्रकार को रीलिंग कहते हैं। रीलिंग कैसे कहते हैं दोस्तों, कोकून से रेशम के रेशों से निकालकर उनके संसाधन किया जाता है। बुनकर रेशम के धागों से रेशम वस्त्र बुनते हैं। बुनकर क्या रेशम धागों से रेशम वस्त्र बुनते हैं। दोस्तों अब उसको अभ्यास करना, एक बार अच्छी तरह से वीडियो को देखना, उसको अभ्यास करना। आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो इस चैप्टर में आप नहीं सीख पाएंगे। इसको अभ्यास करना। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। ये क्रियाकलाप दिया गया कि पहली और कोकून से प्राप्त की पहली कोकून से प्राप्त हो सकने वाले रेशम सतत देशों की अधिकतम लंबाई जानना चाहती है। इसमें ये दिया गया है कि ये इनके बातचीत है। इनको पढ़ बुझो जानना चाहता है कि वृद्धि करने से पश्चात कैटरपिलर तो अपनी त्वचा को उतारने की आवश्यकता होती है, जबकि हम मानवों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। कि क्या आपको इसके बारे में जानकारी है कि बुझो जानना चाहता है कि कैटरपिलर को नंगे हाथों से एकत्र क्यों नहीं करना चाहिए। इसके बारे में दिया गया है कि इसको पढ़ लेना दोस्तों। किसी पहली ने बताया कि जंतु जिसे वेकुला कहते हैं से भी ऊन प्राप्त होती है। कि क्या आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। जंतु कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में शब्दकोश एंथ्रोपोपीडिया के बारे में देखिए। हथकरघा और वस्त्र दार्शनिकों से पराया कुछ दुकानों में रेशम विभिन्न किस्मों के उनके जीवन चक्र की अवस्था में वास्तविक नमूने प्रदर्शित किए जाते हैं। इन दुकानों को बुजुर्गों अथवा शिक्षकों के साथ जाकर इन कीटों को जीवन चक्र अवस्था में देखने का प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ों की संख्या दृष्टि से चीन ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यद्यपि न्यूजीलैंड की भेड़ों से सबसे अधिक ऊन प्राप्त की जाती है। न्यूजीलैंड की भेड़ों से भी सबसे अधिक ऊन प्राप्त की जाती है। इसको दोस्तों आप पढ़ लेना अच्छे से। अपने बगीचे के उद्यान या पौधों से भरपूर अन्य स्थान पर किसी कीट या अथवा तितली अंडों की पहुंचिए और पत्तियों पर छोटे बिंदुओं के रूप में देखा गया अंडे युक्त तो पत्तियों में तोड़ दीजिए। इसको पढ़ लेना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज तक इतना ही। इस चैप्टर में अगले दिन देखेंगे अगला